अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जो बाकी पोर्शन रह गया था, जो हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। इसका जो आधा पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर का। जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका पहला चैप्टर है वो गांधी जी के बारे में है। ठीक है ना, गांधी जी ने कैसे कैसे अलग अलग मूवमेंट के द्वारा मूवमेंट की शुरुआत की और उनके ज़रिए से कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया, उसके बारे में। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि कैसे गांधी जी कब उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी शादी कैसे हुई, फिर वो कैसे वकील बने, और फिर वकील बनने के बाद वो किस तरह साउथ अफ्रीका पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ देखी और फिर उसके ख़िलाफ़ किस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाया और वहाँ पर कामयाबी हासिल की। ये सब हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था। आज हम लोग इंडिया में वापस आने के बाद गांधी जी ने कैसे कैसे मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है, इसमें इंडिया आने के बाद गांधी जी ने जो जो मूवमेंट किए, उनमें से चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट और ये जो अहमदाबाद मिल वाला मूवमेंट है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, चंपारण जो है वो एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में एक जगह का नाम है और यहाँ पे हिंदुस्तानियों के साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी। अंग्रेज़ी सरकार जो है बहुत गलत कर रही थी, जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी ने मूवमेंट किया था। इसीलिए यहाँ के मूवमेंट को चंपारण का नाम दिया गया था। इसलिए इसे चंपारण रिवॉल्ट या चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे चंपारण में क्या हो रहा था कि चंपारण में ब्रिटिश सरकार ने एक अजीब सा कानून बना रखा था। उस समय में वहाँ पे चंपारण इलाके में जो भी लोग खेती बाड़ी करते थे, उनके लिए एक कानून क्या था कि वो लोग अपने ज़मीन के 20% ज़मीन पे सिर्फ नील की खेती ही करेंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप लोग अपनी ज़मीन की 20% ज़मीन पे सिर्फ नील की खेती ही कर सकते, इसके अलावा कुछ और खेती नहीं कर सकते। ठीक है, और वो नील आप सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही बेच सकते हैं, किसी और को नहीं बेच सकते। और आपको अगर उनको भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बेचना है, तो आप अपनी प्राइस नहीं रख सकते हैं, अपनी प्राइस नहीं रख सकते हैं। आपको जो पैसा, जितना पैसा अंग्रेज़ी सरकार देगी, आप उतने में ही नील को उनको बेचेंगे। ये वहाँ का नियम था। ठीक है, जो कि सरासर गलत था। वहाँ के किसान, अगर मेरी ज़मीन है तो मैं उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो चाहे उसमें उगा सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या था कि आपको अपनी ज़मीन के इतने % हिस्से पे सिर्फ नील उगानी है, और वो भी सिर्फ आप हमें बेचेंगे और मेरे दिए हुए, मेरे मन मुताबिक पैसों पे ही बेचेंगे। आप अपना प्राइस, अपनी रकम, अपनी कीमत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए वहाँ के एक रहने वाले थे राजकुमार शुक्ला जी, जो कि चंपारण के थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर महात्मा गांधी जी को अप्रैल 1917 में चंपारण बुलवाया। ठीक है ना, वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा और उनको वहाँ की जो भी वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके बारे में बताया, और उनको कहा, इनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे आके हम लोगों को इंसाफ दिलवाइए। तो फिर गांधी जी वहाँ गए और गांधी जी ने फिर वहाँ पे भी मूवमेंट स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया, जैसे कि वो हमेशा करते रहे थे। उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बिना किसी लड़ाई पीट के उन्होंने अपनी बात अंग्रेज़ सरकार के सामने रखी। और कुछ समय के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत दिनों के तकलीफ़ों के बाद, आखिर में एंड में अंग्रेज़ी सरकार को महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी। ठीक है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और एंड में आखिर गांधी जी की ही जीत हुई। और फिर आखिर में अंग्रेज़ों को इनकी बात मान के वहाँ के उस कानून को बदलना पड़ा। ठीक है, उस कानून को बंद करना पड़ा, जो कि वो नील की खेती वाला जो कानून था, जिसको 3 चोटियाँ कानून भी बोलते हैं, उस कानून को वहाँ पे बदलना पड़ा। और फिर यहाँ पे चंपारण में गांधी जी की जीत हुई। ये आपका चंपारण मूवमेंट इतना ही है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं खेड़ा मूवमेंट की तरफ। तो खेड़ा मूवमेंट भी एक, खेड़ा जो जगह है वो भी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में एक जगह का नाम है खेड़ा, और ये जो मूवमेंट है उस इलाके में की गई थी, इसीलिए इसका नाम भी खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा रिवॉल्ट रखा गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ था। तो इस इलाके में 1918 में, ठीक है, 1918 में सूखा पड़ा था। खेड़ा इलाके में 1918 के साल में सूखा पड़ा था, तो वहाँ पे अनाज कम उगे थे।
अनाज नहीं के बराबर उगे थे ना, क्योंकि सूखा पड़ा तो खेती बाड़ी जो है वो बर्बाद हो गई, अनाज नहीं उग पाए। तो वहाँ पे पहले क्या नियम था कि हर किसान को अपना वो जो भी खेती करेगा उस अनाज का कुछ परसेंट उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान के तौर पे देना होता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1918 में वहाँ पे सूखा पड़ा तो अनाज उस तरह से नहीं उग पाया जितना हर साल होता था। तो उस साल वहाँ के किसानों ने अंग्रेज़ी सरकार के सामने ये बात रखी कि इस बार हम लोग लगान देने के काबिल नहीं है, क्योंकि अनाज उतना नहीं उगा है। तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ी सरकार ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जैसे स्टार्टिंग से लगान दे रहे हैं, जितना लगान आपने हर साल दिया है, आपको इस बार भी उतना ही लगान देना पड़ेगा, उतना ही अनाज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता था, अनाज तो उस साल हुआ ही नहीं था, तो वो लोग अनाज कैसे दे पाते। तो इसलिए इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाने के लिए उन लोगों ने महात्मा गांधी के पास खबर भिजवाई। महात्मा गांधी खेड़ा में गए और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके ज़रिए उन्होंने बहुत मेहनत के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद, बहुत टाइम तक मूवमेंट करने के बाद आखिर में वहाँ पे भी उनकी जीत हुई और अंग्रेज़ी सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपना जो उनका शर्त था, अंग्रेज़ी सरकार का जो भी उनका मांग था, उसको पूरी तरह से चेंज नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि ठीक है, जो किसान बहुत ज़्यादा गरीब है उससे हम लोग इस बार अनाज नहीं लेंगे, लेकिन जो किसान थोड़ा अच्छा है, मतलब कि जिसके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ा वो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो फाइनेंशियली ठीक है, उसको लगान देना पड़ेगा, ठीक है। जो किसान गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास अनाज नहीं है, वो किसान लगान नहीं देगा तो चलेगा। लेकिन जो किसान थोड़ा ठीक है, जो थोड़ा पैसे वाला है या जो थोड़ा अनाज जिसके पास है, उसको लगान देना पड़ेगा। ये रूल का चेंज वहाँ पे किया गया था। तो फिर यहाँ पे भी कुछ हद तक अंग्रेज़ी सरकार ने गांधी जी की बात मानी। तो अब इंडिया में भी गांधी जी का नाम फैलने लगा था कि लोग समझने लगे थे कि यहाँ पे गांधी जी मूवमेंट के ज़रिए, अपने आंदोलन के ज़रिए अंग्रेज़ी सरकार को अलग अलग तरह से अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लोगों में ये बात फैलने लगी थी। तो उसके बाद अब हम लोग आएंगे, ये खेड़ा मूवमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे ये अहमदाबाद में एक कपड़े का कारखाना था, उसमें एक मूवमेंट गांधी जी ने किया था। वहाँ के जो लेबर लोग थे, जो वहाँ पे काम करते थे, जो वहाँ के कारीगर थे, उन लोगों ने गांधी जी की हेल्प लेकर वहाँ पे एक मूवमेंट किया था। तो उस मूवमेंट के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो ये जो कपड़े की मिल वाला मूवमेंट है, इसमें क्या हुआ था, देखिए कि इस इलाके में प्लेग की बीमारी ज़्यादा फैली हुई थी, ठीक है। प्लेग मतलब ऐसी बीमारी होती है, प्लेग चूहों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी को प्लेग बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस बीमारी से बचने के लिए कंपनी की तरफ से, मिल के मालिकों की तरफ से, कपड़ा का जो मिल है उसके मालिकों की तरफ से मज़दूरों को बोनस दिया जाता था, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो लोग देते थे। उस बोनस का नाम था प्लेग बोनस, क्योंकि ये प्लेग की बीमारी की हिफाजत के लिए दे रहे हैं, तो इसका नाम था प्लेग बोनस। वो जो कि वहाँ के मिल के मालिक अपने मज़दूरों को देते थे। लेकिन अचानक से एक बार क्या हुआ कि उन लोगों ने ये बोनस देने का बंद करने का ऐलान कर दिया कि अब मज़दूरों को ये बोनस नहीं दिया जाएगा। तो मज़दूर लोग परेशान हुए। उन्होंने अपनी मांग वहाँ के मालिकों के सामने रखी, लेकिन सबने, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, मज़दूरों की बात नहीं मानी। इसलिए फिर वहाँ के मज़दूरों ने थक हार कर गांधी जी को वहाँ बुलवाया और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बताई। गांधी जी ने वहाँ के मज़दूरों की बात सुनने के बाद एक कमेटी बनाई, जिसमें कि मिल के मालिकों के कुछ लोग और मज़दूरों के कुछ लोग शामिल थे, और उस कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया, गांधी जी ने ये बोला कि ठीक है, अगर आप बोनस नहीं दे रहे हैं तो आप इनका जो सैलरी है, जो आप इनको तनख्वाह देते हैं, उसमें आपको 35% बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अगर आप इनको बोनस नहीं दे रहे हैं तो आप इनका जो सैलरी है उसको 35% बढ़ा दीजिए, ऐसा गांधी जी ने बोला। लेकिन ये मज़दूरों की मांग थी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग इसको 35% नहीं बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, ठीक है। वो लोग कितना परसेंट बढ़ाने के लिए माने, 20% बढ़ाने के लिए माने। तो इसके ख़िलाफ़ फिर गांधी जी ने वहाँ पे भी आंदोलन स्टार्ट किया कि नहीं, अगर आप इनको बोनस नहीं दे रहे हैं तो आपको इनकी सैलरी बढ़ानी है। और ये फिर अपने मूवमेंट के ज़रिए, अपने आंदोलन के ज़रिए उन्होंने वहाँ की सरकार को भी, वहाँ के मालिकों को भी गांधी जी की बात माननी पड़ी, और फिर वहाँ के मज़दूरों का जो सैलरी था वो 35% बढ़ाया गया। ये था ये
मिल का जो अहमदाबाद मिल में जो मूवमेंट किया गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए राउलेट एक्ट। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि गांधी जी इंडिया आने के बाद बहुत सारे मूवमेंट कर रहे थे और उसमें उनको कामयाबी भी हासिल हो रही थी। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हमारा यहाँ पे जो हमारा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे अगर छोटी छोटी जगहों पे लोग आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे और वहाँ पे वो लोग जीतते जाएंगे तो हमारा जो रुबाब है हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो फिर अंग्रेज़ी सरकार ने एक कानून पास किया जिसको राउलेट एक्ट बोला जाता है। ठीक है, इस कानून में उन्होंने क्या मेंशन किया कि अब अगर कोई भी हिंदुस्तानी ऐसे छोटे मोटे आंदोलन करेगा, ठीक है, कोई भी हिंदुस्तानी अगर मूवमेंट करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है, उनको ये हक दिया जाता है कि वो लोग उस मूवमेंट करने वाले लोगों को पकड़कर बंदी बना सकते हैं। ठीक है, पकड़ कर जेल में डाल सकते हैं और उनको कैसे भी टॉर्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया था, वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसा परमिशन आ जाएगा, ऐसा पावर आ जाएगा तो वो लोग हिंदुस्तानियों को अलग अलग तरह से परेशान करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट का खिलाफत किया था। ठीक है ना, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसका खिलाफत होने के बावजूद भी इस कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। ये कानून कब पास किया गया था? 18 मार्च 1919 को ये एक्ट जो है वो इतने खिलाफत के बावजूद भी पास कर दिया गया। तब महात्मा गांधी ने पूरे देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों से ये कहा था कि अगर अब हम सबको एक साथ आकर ये जो कानून बनाया गया है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। और फिर अलग अलग जगह पे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये राउलेट एक्ट था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट इंडिया में हो रहे थे इन पे रोक लगाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट आपका है जो क्या, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था। तो जलियांवाला बाग, जैसा कि आपको बताया गया कि अलग अलग जगहों पे लोग जो है वो राउलेट एक्ट के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो पंजाब के अमृतसर में भी एक ऐसा ही मूवमेंट किया जा रहा था। वहाँ के कुछ लीडर थे जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, ये वहाँ के दो नेता थे जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। तो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये दोनों नेता जब जेल में चले गए तो उनके जो चाहने वाले, इनके जो मानने वाले वहाँ की पब्लिक थी, उन्होंने इनको आज़ादी दिलाने के लिए, इनको वहाँ जेल से निकलवाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, जो कि कहाँ पे बुलाई गई? जलियांवाला बाग नाम का एक जगह था, एक बाग था, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, आम पब्लिक की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये बात हो रही थी कि अपने नेता को कैसे जेल से निकाला जाए। तो वहाँ पे जो भी लोग थे, जो भी पब्लिक थी, वो लोग खाली हाथ बस एक मीटिंग के लिए वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। इस बात की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ के जो को हो गई। वहाँ पे जो जनरल था, जनरल डायर बोल के एक ऑफिसर था, उसको इस बात की खबर हो गई कि ये लोग इकट्ठा हो गए, एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें उन लीडरों को आज़ादी दिलाने की बात होगी। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग था, वो ये मीटिंग कौन से दिन बुलाई गई थी? देखिए, 10 अप्रैल 1919 को ये दो नेता जो थे सैफुद्दीन और सत्यपाल जी, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, कौन से दिन मीटिंग बुलाई गई थी? 13 अप्रैल 1919 के दिन। ये देखिए, तो उस दिन जब वो लोग वहाँ बैठ के, आम पब्लिक, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग बस मीटिंग के लिए आए हैं, वो लोग वहाँ बैठ के बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो उस समय जो जनरल डायर था उसने क्या किया कि उस बाग में एंट्रेंस का ना एक ही गेट था, अंदर जाने का बस एक ही गेट था। जनरल डायर अपने फौजियों को लेकर वहाँ आ गया और वो जो एक ही गेट था उस गेट पे वो लोग खड़े हो गए। उन्होंने आम पब्लिक पे, जो पब्लिक वहाँ आई हुई थी, उनमें अंधाधुंध उन्होंने गोली चला दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी और वहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन पे वो लोगों ने गोली स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग घायल हुए। ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मरने की वजह से उस दिन को, उस जो इंसिडेंट हुआ था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसको जनरल डायर ने अंजाम दिया था, बिल्कुल आम आवाम के ऊपर, निहत्थे आवाम के ऊपर गोलियां चलाकर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शो किया कि वहाँ पे 379 लोग मरे हैं, 379 लोग मरे हैं और 1200 लोग घायल हुए।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी की उसके हिसाब से 379 लोग मरे थे और 1200 लोग घायल हुए थे। लेकिन बाद में गांधी जी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे मरने वाले लोगों की जो तादाद है वो गलत बता रही है, और गांधी जी के हिसाब से वहाँ पे कुल 1200 लोगों की मौत हुई थी और 3600 लोग घायल हुए थे। ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गलत आंकड़ा बताया था, और फिर बाद में जो गांधी जी ने लिस्ट पेश की उसमें जो सही आंकड़ा है वो बताया गया था। तो ये आपका पहला चैप्टर है जो कि ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इसमें हमने गांधी जी के बारे में और उनके कुछ मूवमेंट्स के बारे में जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका पहला लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ें और इसका नोट्स मैंने आपको भेज दिया है, आप लोग इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।